नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। जगदलपुर में आयोजित एक निजी होटल की प्रेस वार्ता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के विकास और नक्सलवाद उन्मूलन को लेकर केंद्र सरकार की दीर्घकालिक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2031 तक बस्तर की तस्वीर पूरी तरह बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार बड़े उद्योगों के बजाय कृषि, सहकारिता, डेयरी और वन उत्पाद आधारित विकास मॉडल पर काम कर रही है, ताकि आदिवासी और ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ उद्योग आधारित मॉडल व्यवहारिक नहीं है, इसलिए स्थानीय संसाधनों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने शहीद गुंडाधर सेवा डेरा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से ग्रामीण युवाओं और आदिवासी परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में बस्तर के प्रत्येक नागरिक की औसत आय 6 गुना तक बढ़ाना है। इसके लिए कृषि विस्तार, सिंचाई, ग्रामीण उद्योग, डेयरी और लघु वन उपज के बाजार को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। जब से नक्सलवादी से पहला शुरू हुआ, उसके पक्षधर लोग, बुद्धिजीवी ये बता रहे कि नक्सलवाद इसलिए अस्तित्व में आया है कि कुछ क्षेत्र में विकास नहीं, जबकि वास्तविकता नहीं। आज पीछे मुड़ कर देखते हैं तो विकास न पहुंचने का कारण ही नक्सलवाद। देश में कई सारे हिस्से ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी ज्यादा पिछड़े हुए, मगर वहां नक्सलवाद नहीं है और वो क्षेत्र धीरे धीरे साइड से आगे बढ़ गए। मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित हैं वो 10 के 10 और 19 मई 2024 की है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया। हमारे 50 साल के नुकसान का पहले हमारे हिसाब देखिए, इसको भरपाई के लिए फिर भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर एक पूरे क्षेत्र को समस्त देश सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले 5 साल में ही बस्तर पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और आपसी समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध माई दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर में विधिवत दर्शन कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। उनके आगमन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। दर्शन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर श्रद्धालु और भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मीटिंग के पश्चात मैं आज यहाँ माँ दंतेश्वरी माता के शक्तिपीठ स्थल पे आया हूँ और माँ के आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म की पताका भी फहरा रही है और सभी धर्मों के लोग आनंद के साथ रह रहे हैं। हमने माँ से कामना की, माँ सब पे दया करे, खूब अच्छे से काम हो, गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों का कल्याण करे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी और सब मित्रों के साथ यहाँ की सरकार भी जन कल्याण कामों में लगी हुई है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास कामों में आगे बढ़ रही है। उम्मीद करेंगे ये क्रम और जारी रहेगा।
बस्तर आज विकास, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का ऐसा उदाहरण बनकर उभरा है जिसे पूरे देश में मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। कभी नक्सल प्रभावित और पिछड़े क्षेत्र की पहचान रखने वाला बस्तर अब शिक्षा, पर्यटन, कृषि, हस्तशिल्प और जन भागीदारी के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने यहाँ की तस्वीर बदल दी है। बस्तर में सड़क, बिजली और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। दूर दराज के गांव अब पक्की सड़कों से जुड़े हैं, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने के लिए कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे पलायन में कमी आई है। वहीं आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करते हुए विकास की नई धारा बहाना बस्तर की सबसे बड़ी विशेषता बन गई है। मीडिया से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। नए स्कूल, अस्पताल और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स गांव तक पहुंच रही है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पा रहा है। बस्तर का यह परिवर्तन केवल विकास की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भागीदारी और आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल है। आज विकसित बस्तर देश के सामने यह संदेश दे रहा है कि सही नीतियों और जनसहयोग से किसी भी क्षेत्र को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। हम मध्य क्षेत्र की बैठक सौभाग्य से हमारे बस्तर में हुआ है और निश्चित रूप से अति महत्वपूर्ण बैठक होती है। कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और निश्चित रूप से 4 राज्यों की ये बैठक बहुत उपयोगी होगा और बस्तर में ये बैठक आयोजित होने का अपना अलग महत्व है कि आज बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है। बस्तर में खुशहाली और तरक्की आ रही है और इसका संदेश पूरे देश और दुनिया में जाएगा। निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब चूंकि बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, देश का सबसे विकसित ट्राइबल डिवीजन के रूप में बस्तर को बनाएंगे और उस योजना से अब तेज गति से काम होने लगा है। बस्तर में जो अधोसंरचना का विकास का काम है, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ये सारी सुविधाएं जुटाने का काम लगातार हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और लगातार जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल और सेना के जवानों ने इस विषय पर काम किया है, आज एक तरफ जहां नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हुआ है, अलगाववाद बंद हुआ है, आतंकवाद की घटनाएं भी अब नहीं के बराबर हो रही है, तो निश्चित रूप से देश में सुशासन है, देश में इन सब प्रकार के बाधाओं की समाप्ति हुई है। कांग्रेस पार्टी का देश और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये बार बार प्रमाणित होता है। आज दुनिया में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है, वैश्विक परिदृश्य जो बना है, आज दुनिया के कितने देश आज आर्थिक तंगी से, आर्थिक समस्याओं से और महंगाई से जूझ रहे हैं और वैश्विक परिदृश्य में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, उस पर से इनके पेट में दर्द हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है इस पर एक बार नजर डालने, और दुनिया में ना सही जिस पाकिस्तान से कांग्रेस के नेताओं को बहुत प्रेम उमड़ता है, जिस पाकिस्तान से, वहां जरा भाव पता कर लें कि पेट्रोल और डीजल का क्या भाव है। वास्तव में आज देश नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। इस वैश्विक परिदृश्य से मुकाबला करने, और ये हमेशा की तरह देश के विपरीत आचरण कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यजनक है। देखिए, कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर है और छत्तीसगढ़ के नेताओं को तो कहा ही जाता था लबारी मारने में, झूठ बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। सबको पता है कि जब 2018 में इनकी सरकार बनी
बहुमत ही मिला था कि नक्सलियों ने खुशियां मनाई थी कि अब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बन गई। और 2018 के बाद इनकी सरकार बनने के बाद विस्तारित हुआ नक्सलवाद। इनके राज्य में ही इस क्षेत्र में नक्सलवाद पनपा है, तो नक्सलवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया, संरक्षण दिया। और आज जब बस्तर में और देश में नक्सलवाद समाप्त हुआ है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कूद रहे हैं। और हर बार प्रश्न उठाया इन्होंने नक्सलवाद के अभियान पर। जब भी नक्सली मारे जाते थे, फर्जी मुठभेड़ के दावा करने लगते थे भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेता। और नक्सली मारे जाते थे, दर्द इनको होता था। नक्सली सरेंडर करते थे, दर्द इनको होता था। तो ये नक्सलियों की हिमायती हैं। आज जब नक्सलवाद समाप्त हो गया, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा ना कूदें। बिलासपुर जिले के व्यापार बिहार में डुप्लीकेसी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं मारुति गुड्स गैरेज में एवरेस्ट के नकली मसाले मिलने के बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी शनिवार की देर रात लखन स्टेशनरी पहुंचे थे, जहां जांच और विवेचना की गई, जिसमें सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विवेचना में लखन स्टेशनरी नाम आने के बाद टीम यहां पहुंची थी और पूछताछ में लखन स्टेशनरी के भाई अविनाश मोटवानी का नाम भी सामने आ रहा है। पर स्टेशनरी में जांच में भले ही कुछ नहीं मिला, पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों भाई मिलकर नकली सामान बेच रहे हैं और क्या स्टेशनरी की आड़ में कोई बड़ा खेला किया जा रहा है। बहरहाल ये जांच का विषय है। विभाग की टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के व्यापार बिहार मार्केट में हैं, जहां पे लगातार नकली सामान बेचने की जानकारी मिलने के बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम लगातार यहां पे कार्रवाई कर रही है। जांच करने के बाद नमूना और सैंपल लिया जा रहा है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के, आपको बता दें कि ये वही एरिया है, ये व्यापार बिहार का मार्केट है, जहाँ जानकारी मिली है कि मारुति फूड्स एंड गैरेज में एवरेस्ट का नकली मसाले की खेप मिली थी। वहाँ के बाद यहाँ आपको बता दें, हमको जानकारी मिली, यहाँ पे विभाग की टीम, फूड विभाग की टीम यहाँ लखन स्टेशनरी पहुंची थी। देर रात यहाँ पे जांच और विवेचना करने की कार्रवाई की गई थी, जहां पे ये निकल कर सामने आया कि लखन स्टेशनरी के जो संचालक है, उनके भाई के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर किया गया था, ऐसे जानकारी मिली। आपको बता दें कि यहाँ पे टीम यहाँ जब पहुंची थी, खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम यहाँ देर रात जांच करने पहुंची थी। यहाँ पे लाइसेंस भी चेक किया गया, गुमास्ता भी चेक किया गया। यही वो लखन स्टेशनरी है जहाँ पे विभाग की टीम यहाँ पहुंची थी। देर रात यहाँ पे जांच और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जानकारी ये मिलती है कि यहाँ पे नकली सामानों की खेप बेची जा रही है, पर स्टेशनरी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पर इनके भाई के द्वारा यहाँ पे नकली सामान की खेप बेचने की जानकारी मिली है। क्या जो लखन स्टेशनरी है, उनके भाई के साथ मिलकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ पे स्टेशनरी के नाम पे यहाँ पे अवैध मसाले का कारोबार किया जा रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ स्टेशनरी का सामान रखा है, पर सवाल ये कि अगर ये स्टेशनरी का सामान यहाँ पे बेच रहे हैं, तो आखिर विभाग की टीम यहाँ क्यों पहुंची थी, आखिर किसने लखन स्टेशनरी का नाम लिया और क्यों लिया। जानकारी मिली कि इनका भाई, जिनका नाम बताया जा रहा है कि मोटवानी करके, उनका नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा है, पर सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि व्यापार बिहार इलाके में लगातार नकली सामान बेचने की जानकारी मिल रही है। नकली इनो, नकली सर्फ, नकली सिगरेट के साथ ही अन्य सामानों को भी बेचने के जानकारी मिलने के बाद यहाँ पे आए दिन विभाग की टीम यहाँ छापे मारे कार्रवाई करती है। अविनाश मोटवानी नाम बताया जा रहा है, जहाँ से हमें जानकारी मिली, इनके भाई का नाम बताया जा रहा है, जो नकली सामान ऑर्डर किए थे। नंबर जब प्रेस किया गया, पता चला कि इनके भाई के द्वारा यहाँ पे नकली सामान का ऑर्डर किया गया था। भाई जो पूरा मामला है वो जांच का विषय, पर सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं, क्या दोनों भाई मिलकर यहाँ पे नकली सामानों का खेप बेचने का काम कर रहे हैं। ये जो पूरा मामला है जांच का विषय। और भाई साहब ने सोशल मीडिया में धमकी दी कि मैं एफआईआर कर दूंगा। एफआईआर कर दीजिए, बिल्कुल आपका अधिकार है, पर हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आपकी भूमिका संदिग्ध नहीं होती तो यहाँ पे टीम नहीं आती, और टीम आई है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय। बहरहाल देख रहा हूँ इस पूरे मामले में विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस पूरे नकली एवरेस्ट मसाला बेचने के मामले में इनके भाई, इनका नाम अविनाश मोटवानी बताया जा रहा है, उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। उस पूरे मामले में आपको अपडेट करेंगे और परत दर परत आपको बताएंगे किस तरीके से व्यापार बिहार में नकली सामान बेचने की जानकारी मिल रही है। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। बिलासपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 किलो गांजा के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई थाना सरकंडा क्षेत्र की मोपका चौकी पुलिस और ACCU टीम ने संयुक्त रूप से की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 इलेक्ट्रिक ऑटो में कुछ महिलाएं रेलवे स्टेशन बिलासपुर की ओर से
सीपत की तरफ भारी मात्रा में गांजा लेकर जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने सीपत रोड स्थित सीमेंट कंपनी के पास घेराबंदी कर दोनों ऑटो को रोका। तलाशी के दौरान प्लास्टिक की बोरियों और कपड़ों के गट्ठरों में छिपा कर रखा गया 86 पैकेट गांजा बरामद किया गया। सभी पैकेट खाकी टेप से लिपटे हुए थे। बरामद गांजे का कुल वजन करीब 90 किलो बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 46,75,000 रुपए आकी गई है। पुलिस ने मौके से 2 इलेक्ट्रिक ऑटो भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार सभी महिलाएं ग्राम मटियारी और थाना सीपत क्षेत्र की रहने वाली है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B और 29 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पुलिस आकस्मिक चेकिंग लगाए हुए थे रात में नाइट गश्त के दौरान। इसी में 2 ऑटो में 8 महिलाएं जो हैं लगभग 90 केजी गांजा के साथ पकड़ाई हैं और इसमें मोक्का चौकी में इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 8 महिला मटियारी की रहने वाली हैं और सभी अलग अलग अपनी बोरियों में छुपा के रखे हुए थे गांजा को। तो सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और सभी को न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। भिलाई के कोसानगर स्थित गौठान की तस्वीर अब पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। भीषण गर्मी के बीच नगर पालिक निगम के आयुक्त राजीव पांडे के प्रयास और लगातार निगरानी में गौ माता और गौवंश को राहत पहुंचाने विशेष इंतजाम किए गए हैं। गौशाला में गायों को ग्रीन सेट के नीचे रखा जा रहा है ताकि उन्हें तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाया जा सके। गौठान में दाना, चारा और स्वच्छ पानी की बेहतर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही गर्मी से राहत देने पंखों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। निगम की टीम लगातार गौवंश की देखभाल और स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। पशु चिकित्सकों द्वारा समय समय पर जांच कर गायों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं गौ सेवा के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आयुक्त राजीव पांडे ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गौ सेवा के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, कोसानगर में हमारा गौशाला काफ़ी लंबे समय से संचालित है और यहाँ की व्यवस्थाओं को नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आज जैसे विनय शर्मा जी का ड्यूटी था, वो आए हुए हैं। आकस्मिक रूप से मैं भी समय समय पर आता रहता हूँ। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और जो यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, उसका जो कमियाँ ज़्यादा कदा पाई जाती हैं, उसके बारे में भी इनको हिदायत दिया गया है कि उसको सही करें। और आमतौर पर संचालन व्यवस्थित है। इनका चूँकि निविदा समाप्त हो रखी है, तो मेरे द्वारा जोन आयुक्त को तुरंत निविदा जारी करने के लिए निर्देश किया गया है। बीच में पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से गोदाम की प्रक्रिया भी चल रही थी, उसमें समय लगने की संभावना है, इसलिए अपने स्तर पर निगम निविदा कार्रवाई करेंगे। और जब तक के द्वारा इस यहाँ के गौठान को लेकर, गौवंश को लेकर वसूली किए जाने की बात भी सामने आ रही थी और काफी लोगों के द्वारा शिकायत भी की गई। इस पर किस तरह की कार्रवाइयों के देखिए, बहुत से धर्मानुरागी व्यक्ति हैं और वो सहयोग करना चाहते रहते हैं। मेरी सभी से अपील है कि जो भी सहयोग करना चाहे वस्तु के रूप में करें। चारा के रूप में सहयोग कर सकते हैं या किसी प्रकार का कोई खाद्य सामग्री स्वयं वो खिला सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को नगर निगम भिलाई द्वारा किसी भी आम जनता से राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। ऐसी कई शिकायतें हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा लोगों से राशि प्राप्त किया गया है और उसका उपयोग भी किए जाने की आशंका हो सकती है। नगर निगम भिलाई इसका कतई समर्थन नहीं करता है। मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कहा है कि पुलिस में कंप्लेंट करें और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो जरूर से कानून अपना काम करे। बिलासपुर में उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबंधित शांति निकेतन कॉलेज पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नूर मोहम्मद उर्फ राजा ने कुलपति के नाम शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच और एक कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि जिस परिसर के लिए कॉलेज को मान्यता मिली है, उसी कॉलेज कोड और मान्यता का उपयोग कर सिरगिट्टी स्थित दूसरे स्थान पर भी कॉलेज संचालित किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है तथा शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही कॉलेज कोड के अलग अलग परिसरों में उपयोग की जांच, मान्यता और संबद्धता से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल तथा जांच पूरी होने तक नई भर्ती और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने कॉलेज में पर्याप्त शिक्षकों, संसाधनों और नियमित प्राचार्यों की कमी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर विश्वविद्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। अब सभी की नजर विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। वहाँ गए तो ये पता चला कि दूसरे कॉलेज की मान्यता है जिसको यहाँ भी चला रहे और वहाँ ना ही प्रिंसिपल है, ना वहाँ ग्राउंड है, सही समय है नहीं, और वो एक सही उसमें एक स्कूल है, पूरा फर्जी उसमें चलाया जा रहा है। मतलब छोटा सा सब चीज है उसमें चलाया जा रहा है। इसकी शिकायत भी कराई थी कहाँ आप लोग? जी, हमने अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में उसका शिकायत भी किए 6 दिन पहले,
और तो अभी कुछ कार्रवाई हुई इसमें? नहीं, उसमें कुछ क्या कार्रवाई बोल नहीं रहे किया हैं गया यूनिवर्सिटी प्रशासन? वहाँ। उसमें कुछ मतलब बोला नहीं गया है क्या वो, चाह रहे हो मतलब उसमें आप लोग? उसमें हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी बिलासपुर में शांति निकेतन महाविद्यालय स्थित है जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। इस महाविद्यालय में पूर्व से ही न तो वहाँ पर्याप्त स्टाफ है जो धारा 28 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कि वहाँ प्राचार्य तक नहीं है और न तो उनके पास पर्याप्त बिल्डिंग है और न ही बड़ी गंभीर बात है कि वहाँ मैदान तक उपस्थित नहीं। इसके बाद भी उसको मान्यता और संबद्धता दे दी गई और जो आज से 10 वर्ष पूर्व से संचालित हो रहा है लगातार, जिसकी 2 वर्ष पूर्व से भी हमने शिकायत की थी। लगातार हम शिकायत कर रहे थे, उसके बाद भी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन मौन बैठी हुई थी और इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के बीच विश्वविद्यालय का ऐसा क्या उसको आशीर्वाद प्राप्त है कि उन्होंने एक अलग जगह जो है, एक अलग से महाविद्यालय जो उसके फर्टिलाइजर का जो बिल्डिंग है सिरगिट्टी में, वहां उन्होंने एक उसी जो कॉलेज कोड है उस पर एक अलग से कॉलेज जो है चालू कर दिया। उसमें जो है एडमिशन लेना भी शुरू कर दिए। हम लोगों को जब जानकारी प्राप्त हुआ कि उन्होंने एक ही कॉलेज कोड पर एक दूसरी जगह भी कॉलेज जो है प्रारंभ कर दिया है करके, तो हमारे जो एनएसआई के साथी हैं वो एडमिशन लेने के बहाने वहां गए। बाकायदा उन लोगों ने पूरे वार्तालाप का वीडियो बनाया, जिसको लेकर आज से 6 दिन पूर्व विश्वविद्यालय में बाकायदा उसकी शिकायत की गई। लेकिन उसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार निष्क्रिय नजर आ रही है और इससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि विश्वविद्यालय के संरक्षण में जो ऐसे फर्जी महाविद्यालय चल रहे हैं। लगातार वहां वित्तीय अनियमितता का मामला तो है ही, साथ ही आप समझिए कि 420 का मामला भी उनके द्वारा किया जा रहा है और इसका पूरा जो कारण है वो है विश्वविद्यालय की संलिप्ति। बड़ा सोचने का विषय है कि वो औद्योगिक क्षेत्र है तो फिर उनको स्कूल शिक्षा विभाग ने वहाँ स्कूल संचालन की अनुमति कैसे दे दी। अब चूंकि स्कूल संचालन की उसको अनुमति मिल गई, उनका हिम्मत बढ़ गया। पहले से जो फर्जी तरीके से महाविद्यालय चला रहे हैं उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, विश्वविद्यालय उस पर मेहरबान है। इस कारण वो जो है एक नया प्रयोग करते हुए फर्जी तरीके से 420 करते हुए उस इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ स्कूल संचालित कर रहा है वहाँ महाविद्यालय भी संचालित करना वो प्रारंभ कर दिया है, जिसको लेकर हम लोगों ने मांग किया है। हमने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया था और बहुत जल्द अब एनएसआई के हम साथी विश्वविद्यालय का भी घेराव करेंगे, उसके अलावा बीओ कार्यालय का भी घेराव करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में स्कूल तो संचालित हो ही नहीं सकती है। आसपास के बड़े तमाम तरीके के कारखाने वहाँ है। बच्चों के जो स्वास्थ्य के साथ जो है गंभीर लापरवाही जो है शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसी गाड़ियां भी चलती है वहाँ से। जी बिल्कुल ऐसी तमाम तरह की सैकड़ों घटनाएं जो है हमारे सामने आते रहते हैं। इसके बाद भी जो है शासन प्रशासन जो है शिक्षा विभाग जो है आग बंद करके बैठी हुई है, पर एनएसआई जो है ऐसी चीज की कड़ी निंदा करती है और आगे जाकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए अब तत्पर होंगे इसमें। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार पद को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारी अश्वनी गुरडेकर को पद से हटाने का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि किसी अधिकारी को नियमित नियुक्ति होने तक अतिरिक्त प्रभार देना केवल एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है, इसे स्थायी या नियमित नियुक्ति नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो इसके लिए सरकार ऐसी अंतरिम व्यवस्था कर सकती है। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि फार्मेसी अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए, तब तक अश्विनी गुरडेकर अतिरिक्त प्रभार के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आदरणीय डिवीजन बेंच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अश्विनी गुरडेकर के केस में ये होल्ड किया है कि को-वारंटों की रेट ऐसे पद के अगेंस्ट में नहीं लगाई जा सकती है जो पद ऑफिशिएटिंग हो या टेम्परेरी हो, जो गलती लोअर कोर्ट में हुई थी। इस केस का बैकग्राउंड यही है कि गुरडेकर को टेम्परेरी प्रभार दिया गया था रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल का, जिसको डॉक्टर गुप्ता द्वारा आपत्ति की गई थी और उसके पश्चात उन्होंने याचिका भी लगाई थी और याचिका में जो निर्णय हुआ था उस निर्णय को डिवीजन बेंच ने पलट दिया है। और इससे स्पष्ट है कि आर्टिकल 226 में अगर को-वारंट रेट आप लगाते हैं तो वो ऐसे पद के खिलाफ नहीं लगाई जा सकती जो पद अस्थायी हो या ऑफिशिएटिंग हो।